इस वीडियो में हम लोग टैक्स ऑडिट के अमेंडमेंट देख रहे हैं। वी आर सीइंग टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स। इस अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट्स है, इसमें हमने वही अमेंडमेंट्स इंक्लूड किए इनकम टैक्स के जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट है क्लॉज के ऊपर। क्लॉज के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है, या फिर किसी केस स्टडी, प्रैक्टिस मैनुअल, आपके पास्ट एग्जाम्स, कहीं पे अगर केस स्टडी पे डायरेक्ट इंपैक्ट है तो उसी को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। वी हैव इंक्लूडेड ओनली दैट। तो जो इनकम टैक्स के सभी अमेंडमेंट्स है, सारे अमेंडमेंट्स है, सारे अमेंडमेंट्स यहां पे हम लोगों ने कवर नहीं किए। डेफिनेटली दे आर नॉट रेलेवेंट। सिर्फ वही कवर करने चाहिए जिसका ऑडिट में इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट पहले के भी, May 19 एग्जाम के पहले की भी जो कुछ एग्जाम के अमेंडमेंट, उसके भी कुछ एक हाथ दो अमेंडमेंट हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और मैं चाहता हूं कि बच्चे उसको गलती से भी मिस ना करे, तो उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो किसी ने वो अमेंडमेंट पढ़े भी होंगे पहले, फिर वापस पढ़ रहे तो उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर नहीं पता था आपको तो उसको अच्छी बात है, उसको ग्रास्प कर लीजिए आप। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले, सबसे सिंपल, इसको हमने क्लॉज वाइज, क्लॉज 4 से लेके आगे तक हम लोगों ने इसको कवर किया। क्लॉज 4 से, वहीं से पहला अमेंडमेंट शुरू होता है। क्लॉज 4 बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लॉज है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्लॉज फॉर्म 3CD के क्लॉज 4 में हमको बताना पड़ता है, इज असेसी लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इफ इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर उसको पे करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमको बताना पड़ता है। अब क्लॉज नंबर 4 में लिस्ट दी हुई है, ठीक है, एक्साइज, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, करेक्ट। तो यहां पे जीएसटी का नाम नहीं था तो उन्होंने जीएसटी का नाम इंक्लूड कर लिया इसको। जीएसटी का नाम कि भाई जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, देखना चाहिए कि जीएसटी पेएबल है क्या, और अगर जीएसटी पेएबल है तो जीएसटीएन नंबर भी दे दो आप। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर इसमें यह भी एक सिंपल सा क्लैरिफिकेटरी नोट है कि अगर किसी असेसी के पास, ठीक है, जीएसटीएन नंबर, मल्टीपल जीएसटीएन नंबर्स है, तो ऑल मल्टीपल जीएसटीएन मतलब हर, अगर जीएसटीएन नंबर्स मल्टीपल लोकेशन पे उसका बिजनेस है, मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस है, और मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस होने की वजह से अगर और भी जीएसटीएन नंबर्स है तो सारे जीएसटी नंबर आपको बताने पड़ेंगे। करेक्ट, ये कोई नई बात नहीं है। तो अगर वो पर्टिकुलर टैक्स में जितने भी अगर आपके पास और भी जीएसटीएन, मल्टीपल जीएसटीएन नंबर्स है तो सारे आपको बताने पड़ेंगे। बहुत आसान सा, क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, कोई खास रिलेवेंस नहीं, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई केस पूछेंगे, लेकिन क्लॉज में चेंज हुआ था तो उसको कवर कर लिया हम लोगों ने। फिर क्लॉज नंबर 17 है। क्लॉज नंबर 17 बहुत ही सिंपल सा क्लॉज है। अगर असेसी ट्रांसफर करता है लैंड एंड बिल्डिंग को, अगर असेसी ट्रांसफर करता है लैंड एंड बिल्डिंग को, ठीक है, एट अ कंसिडरेशन, अगर ट्रांसफर करता है, कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैंप, लेस देन द वैल्यू गिवन अंडर स्टैंप एक्ट। अगर कोई असेसी लैंड और बिल्डिंग को बेचता है, ट्रांसफर करता है एट अ वैल्यू, एट अ कंसिडरेशन, जो कि स्टैंप एक्ट में जो वैल्यू है उससे कम है, मतलब स्टैंप एक्ट की वैल्यू ज्यादा है, कंसिडरेशन कम है, करेक्ट, मतलब चांसेस है कि वो टैक्सेस अवॉइड करना चाहता है। ऐसे केस में हमारे सेक्शंस है इनकम टैक्स है, सेक्शन 43CA और 50C। अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग असेसी के लिए स्टॉक इन ट्रेड थी तो 43CA लगता है। अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग असेसी के लिए कैपिटल एसेट था तो सेक्शन 50C लगता है। और सिंपल सी बात है, क्लॉज 17 में जो डिफरेंस है, ठीक है, आपकी स्टैंप एक्ट वैल्यू जितने से ज्यादा है उतना डिफरेंस इस क्लॉज में बताना पड़ता है। वो डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा एंड इट विल बिकम टैक्सेबल, इट विल बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी। बहुत ही सिंपल इसमें, ठीक है, अगर बहुत सिंपल इसमें, अगर आपका अगर स्टैंप एक्ट की वैल्यू है 120 है और आपने ट्रांसफर किया 100 में, ठीक है, जो 20 का जो डिफरेंस है वो असेसी के हाथ में टैक्स हो जाता है।
कि भैया आप टैक्स टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जानबूझ के कंसिडरेशन कम रखा है, तो 20 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो क्लॉज 17 में पहले से लिखा हुआ है। तो नई बात क्या है? नई बात ऐसी है, ठीक है, स्टैंप एक्ट की जो वैल्यू है और कंसिडरेशन है, उसका जो डिफरेंस है, ये असेसी के हाथ में टैक्स होता है। अब नया क्या है? नया ये है कि दोनों सेक्शंस अमेंड किए गए, उसमें बोला गया डिफरेंस विल बी टैक्स्ड, डिफरेंस विल बी टैक्स्ड। स्टैंप एक्ट वैल्यू ज्यादा है, कंसिडरेशन कम है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये टैक्स होगा। डिफरेंस विल बी टैक्स्ड ओनली इफ स्टैंप एक्ट वैल्यू exceeds 105% of the consideration value। only if स्टैंप एक्ट वैल्यू अगर कंसिडरेशन के 105% से एक्सीड करती है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, ठीक है, तो ये बता रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोला हुआ है? सपोज कंसिडरेशन 100 रुपए, हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग को 100 रुपए में बेचा, ठीक है, और स्टैंप एक्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू है 103, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है, करेक्ट। ये डिफरेंस असेसी के हाथ में टैक्स नहीं होगा। अगर स्टैंप एक्ट की वैल्यू 106 होती, 106 होती, ठीक है, अगर स्टैंप एक्ट की वैल्यू 106 होती है, मतलब इट इज मोर देन 105% ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है, मोर देन 105% ऑफ द कंसिडरेशन, तो पूरा 6 का डिफरेंस असेसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स वाले क्या बोलना चाहते हैं? इनकम टैक्स वाले बोलना चाहते हैं, हाँ, कभी कभी नेचुरल रीजंस की वजह से, नेचुरल रीजन की वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, थोड़ा सा गैप हो सकता है कि स्टैंप एक्ट वैल्यू थोड़ी ज्यादा है और कंसिडरेशन कम है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस टैक्स मत करो, छोटे मोटे डिफरेंसेस टैक्स मत करो, ठीक है। तो फिर छोटे मोटे डिफरेंसेस अगर आपको टैक्स नहीं करने, हाउ टू गो अबाउट इट? अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर स्टैंप एक्ट वैल्यू 105% के ऊपर चली जाती है, स्टैंप एक्ट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, स्टैंप एक्ट वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, एब्सोल्युटली फाइन। अगर कंसीडरेशन, अगर जो कंसीडरेशन है 105% के ऊपर, ठीक है, अगर 105% के ऊपर चले गए तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 5% ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू है, 5% ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू, ठीक है, अगर 5% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू है तो तब तक ठीक है। अगर डिफरेंस 5% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू से भी ज्यादा हो जाता है तो फिर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। कैसे भी बोलो, मतलब एक ही है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो क्लॉज क्लॉज 17 के अंदर, क्लॉज 17 के अंदर, ठीक है, क्लॉज 17 के अंदर डिफरेंस को टैक्स किया जाता है। अगर स्टैंप एक्ट वैल्यू ज्यादा है तो डिफरेंस को टैक्स किया जाता है। अगर ये जो डिफरेंस है, अगर ये जो डिफरेंस है 5% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू से भी ज्यादा है, डिफरेंस अगर 5% से भी ज्यादा है तो टैक्स होगा, नहीं तो वो टैक्स होने वाला नहीं है। इट विल नॉट बी टैक्स्ड, करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझिए आपको? ओके तो या तो आप उसको बोलो कि डिफरेंस 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर उसको ऐसा बोलो कि स्टैंप एक्ट वैल्यू 105% के ऊपर रहेगा तभी टैक्सेशन होगा।
नाउ क्लॉज नंबर 19, क्लॉज नंबर 19 में लिस्ट दी हुई है। सेक्शन 32 के सेक्शंस है, 33 के सेक्शंस है, 35 के सेक्शंस, ऐसी लिस्ट है। क्लॉज 19 में लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट ऑफ सेक्शंस दी हुई है, और उसमें फॉर्म 3CD में हमको बताना पड़ता है कि अगर असेसी ने किसी सेक्शन में अमाउंट एज ए डिडक्शन लिया है तो इज इट रियली एडमिसिबल। अगर असेसी कोई अमाउंट एज ए डिडक्शन लेता है इन द लिस्ट ऑफ गिवन सेक्शंस, तो क्या सही में सेक्शन के कंडीशंस के हिसाब से अमाउंट एडमिसिबल है क्या? तो एक सेक्शन उसमें ऐड कर दिया। क्लॉज 19 में 32AD एक सेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है, सिंपल सा एक सेक्शन ऐड कर दिया है। अगर असेसी ने अमाउंट डिडक्शन क्लेम किया है 32AD में, तो हमको चेक करके बताना पड़ेगा क्या सही में अमाउंट एडमिसिबल है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल सा। किसके ऊपर है सेक्शन? देखो एज आई सेड, इस पे भी मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन सिंपल सा, किसके ऊपर है सेक्शन? अगर कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए है, अगर वो बैकवर्ड एरिया में अगर वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनको एसेट्स के ऊपर 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर डेप्रिसिएशन। रेगुलर डेप्रिसिएशन क्या लगा? बहुत आसान है, सिंपल है। बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ऐसा बोला है कि बैकवर्ड एरिया में अगर आप एस्टैब्लिश करोगे तो आपको 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर असेसी ने, ठीक है, अगर असेसी ने ऐसा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 32AD, तो हमको चेक करके बताना पड़ेगा क्या सही में अमाउंट एडमिसिबल है क्या। तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर एक और सेक्शन जोड़ दिया। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लॉज 17 का मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी केस पूछ चुके हैं कि डिफरेंस है, प्रॉपर्टी को कम वैल्यू में ट्रांसफर किया है तो डिफरेंस टैक्स होगा, ऐसा केस है ही। अब डिफरेंस टैक्स होगा मोर देन 5%, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, अभी तक के 17 नंबर का इंपॉर्टेंट लगता है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लॉज 21 में, ठीक है, हमको डिटेल देने पड़ते हैं। क्लॉज 21 में हमको बताना पड़ता है ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पीएनएल में डेबिट किए गए लेकिन अलाउड नहीं है। करेक्ट? कैपिटल नेचर के एक्सपेंस डेबिटेड है, अलाउड नहीं है। पर्सनल नेचर के एक्सपेंस डेबिटेड है, अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर आपके कैश एक्सपेंसेस अबव पर्टिकुलर लिमिट अलाउड नहीं होते। टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया, अलाउड नहीं होते, ऐसे लिस्ट है वहां पे कैश एक्सपेंस की लिमिट, ठीक है, 20,000 हुआ करती थी, अब ये सिर्फ 10,000 है, ओनली 10,000। ये पहले का एक चेंज है, पहले का ये चेंज है कि 20,000 रुपए पहले लिमिट हुआ करती, कैश एक्सपेंस की लिमिट जहां पे पहले 20,000 थी अब 10,000 ही है। लेकिन हायरिंग एंड प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स में जो कैश एक्सपेंस की लिमिट है 35,000 ही है, तो जो 20,000 की लिमिट हुआ करती थी वो 10 हो गया, तो जो 20,000 की लिमिट थी वो 10 हो गया है साहब। लेकिन जो हायरिंग एंड प्लाइंग में 35,000 की लिमिट थी वो 35,000 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये क्लॉजेस को याद करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट देके रखा हुआ है, जबरदस्त शॉर्टकट है, ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक वाला शॉर्टकट है। एक एक क्लॉज आपके दिमाग में फिट रहता है, वो टेक्निक आप लगाइए और वो टेक्निक आप हमेशा लगाते रहिए। फिर क्लॉज 24, नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्लॉज 24 इसमें डीम्ड, ठीक है, अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसा है कि अगर आप कुछ सेक्शंस की रिक्वायरमेंट को तोड़ते हो, ठीक है, बेसिकली ऐसा है कि आपको एक सेक्शन के अंदर पहले डिडक्शन मिला था,
आपको एक सेक्शन के अंदर पहले डिडक्शन मिला था, अभी आपने वो कंडीशन को तोड़ दिया। अगर आप वो कंडीशन को तोड़ोगे तो अमाउंट जो आपको मिला था डिडक्शन, वो आपके हाथ में हो जाएगा वापस आपके हाथ में हो जाएगा चार्जेबल। इट विल बी अगेन चार्जेबल इन योर हैंड्स। तो क्लॉज 24 में 32 एडी अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर के क्लॉज में। क्लॉज 19 में डिडक्शन एडमिसिबल है क्या ये बताना पड़ता है, और क्लॉज 24 में बताना पड़ता है कि अगर असेसी ने अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम किया था, अगर कोई कंडीशन उसने तोड़ दी, इफ एनी कंडीशन इज ब्रोकन, अगर कोई कंडीशन टूट जाती है तो पूरा अमाउंट हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट, ये क्लॉज 24 में। तो अमाउंट एडमिसिबल है क्या ये 19 में बताना पड़ता है, 19 में बताना पड़ता है, और 5 क्लास छोड़ के बताना पड़ता है कि अगर कोई कंडीशन तोड़ी है तो क्या अमाउंट चार्जेबल हो जाएगा असेसी के हाथ में। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्लॉज 26 सेक्शन 43 बी से डील करता है पेमेंट बेसिस डिडक्शन। पेमेंट बेसिस डिडक्शन है, ठीक है, दे पेमेंट बेसिस डिडक्शन। सेक्शन 43 बी है, उसमें आपको पता है कि एक खर्चों की लिस्ट दी हुई है, खर्चों की लिस्ट दी, अगर आप पे करोगे तो आपको रिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। 43 बी के अंदर एक क्लॉज 43 बी के ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सेक्शन 43 बी के अंदर ए टू लेकर एफ तक जो क्लॉजेस थे, जो खर्चे थे, उसके डिटेल्स यहां पे देने पड़ते थे कि भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का खर्चा कितना है, कितना पे किया, क्लोजिंग कितना है, उसके डिटेल देने पड़ते थे, ठीक है, ताकि असेसी को सिर्फ पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिले, अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ना मिले। अब और एक क्लॉज जी भी ऐड कर दिया, क्लॉज जी के भी डिटेल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 43 बी में एक नया क्लॉज ऐड किया गया, क्लॉज जी, तो उसके हिसाब से यहां पे क्लॉज 26 में भी उसको ऐड किया गया। क्या है ये? बहुत सारी कंपनीज रेलवे से, ठीक है, रेलवे साइडिंग रेंट पे लेती है। सर मतलब आपके स्टेशंस और जंक्शंस के बाजू में बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े रेलवे के शेड्स होते हैं, वहां पे रेलवे लाइन होती है, वहां पे गुड्स की लोडिंग अपलोडिंग होती है। कॉरपोरेट्स रेलवे से ये जगह रेंट पे लेते हैं, चार्जेस पे लेते हैं, ठीक है। ऐसे खर्चों का डिडक्शन मिलेगा ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, ओनली एंड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। सेक्शन 43 बी में एक क्लॉज जी ऐड किया गया, उसमें बोला गया that if assessee is taking any services from Indian Railways, ठीक है, from Indian Railways for use of railway assets, such expense will be allowed, ऐसे खर्चे को अलाउ किया जाएगा only on payment basis, सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ किया जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे, ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। तो बहुत सिंपल सा है, बेसिकली रेलवेज, कॉर्पोरेट्स ने रेलवेज को फटाफट पैसे देने चाहिए, इसलिए पेमेंट बेसिस पे अलाउ किया हुआ है। एक पुरानी बात है, इसी सेक्शन 43 बी में और क्लॉज 26 में और एक है इंटरेस्ट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पेमेंट बेसिस पे है, ठीक है। तो ये पहले का ही चेंज है कि कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट भी पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। तो interest to cooperative bank, this expense will be also allowed on payment basis only। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी मत लेना, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, बेसिकली प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऐसा कुछ आता है, करेक्ट, वो यहां पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो कवर्ड नहीं है, उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका भी इंटरेस्ट सिर्फ आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान बात है।
क्लॉज 28, देखिए एक बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही फेमस केस है कि अगर असेसी ने, ठीक है, अगर असेसी ने अपने शेयर्स, अगर असेसी ने अपने शेयर्स बेचे हैं, सॉरी, अगर असेसी ने शेयर्स खरीदे हैं, अगर असेसी ने शेयर्स खरीदे हैं, अगर असेसी को शेयर्स मिले हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो डिफरेंस होता है वो असेसी के हाथ में टैक्स हो जाता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 पूरा गिफ्ट वाला है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 पूरा गिफ्ट वाला है, ठीक है। तो अगर 7A में, क्लॉज 7A में, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में अगर शेयर्स मिलते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो टैक्स हो जाता है एज अ गिफ्ट टैक्स हो जाता है वो। और क्लॉज 28 में उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं। एग्जाम में ये केस पूछा हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल्स में ये केस है, बहुत पॉपुलर केस है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि ये जो क्लॉज 7 है ये सिर्फ 1 अप्रैल 2017 तक फंक्शनल है। 1 जून 2010 से 1 जून 2010 से 1 अप्रैल 2017, सिर्फ 2017 तक फंक्शनल है। अब एक नया सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, ठीक है, क्लॉज 10 आ चुका है। एक और भी ब्रॉडर स्कोप वाला एक नया क्लॉज आ चुका है। अब ये चीज, अगर अब शेयर्स आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन मिलते हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन मिलते हैं या लेस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आपके हाथ में टैक्स होगा। लेकिन 56(2) क्लॉज 10 इसके डिटेल्स एक नया क्लॉज डाला है 29B, उसमें देना पड़ता है। तो बेसिकली क्लॉज 28 के अंदर जो क्लॉज 28 के अंदर जो डिटेल्स देने पड़ते थे, देखिए, दे आर फंक्शनल ओनली फॉर द ट्रांजैक्शंस टिल 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 के बाद ऐसे ट्रांजैक्शन क्लॉज 10 में कवर होंगे, ठीक है, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में कवर होंगे, जो फॉर्म 3CD के, ठीक है, क्लॉज 29B में कवर होता है। करेक्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बेसिकली। अब ये क्लॉज 28 रेलेवेंट नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट नाउ, ठीक है, ओके। नया क्लॉज, यस, नए क्लॉज ऐड कर दिए गए। एग्जिस्टिंग क्लॉजेस में थोड़े बहुत चेंजेस है, दैट्स फाइन, लेकिन अब नए क्लॉज ऐड कर दिए। क्लॉज 29A, ठीक है, अगर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 में, ठीक है, अगर कोई अमाउंट टैक्सेबल है, अगर कोई इनकम टैक्सेबल है, करेक्ट, तो वो इनकम के डिटेल और उसका अमाउंट हमको देना पड़ेगा। तो नया क्लॉज ऐड किया गया, बहुत आसान, 2 क्लॉज ऐड किए गए, 29A और 29B, ठीक है। देखो 28 जो था वो गिफ्ट से रिलेटेड ही था, ठीक है, जो 28 था वो भी गिफ्ट से रिलेटेड है, 29 भी उसी तरीके का है, ठीक है। अब 29A डाला गया है, 29A और 29B, अगर कोई अमाउंट टैक्सेबल हो रहा, अगर कोई अमाउंट असेसी के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9, तो 29A में उसके डिटेल देने पड़ते हैं। और अगर सबसेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, तो 29B में उसके डिटेल देने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या डिटेल 56(2) क्लॉज 9 के बारे में थोड़ी सी आपको मैं बात बता दूं कि क्या होता है यहां पे। अगर कोई कैपिटल एसेट है, अगर कैपिटल एसेट के लिए असेसी को कोई एडवांस मिला, अगर कैपिटल एसेट के लिए असेसी को, देखो वही सबसेक्शन में मैं अंदर जा रहा हूं जहां मुझे लगता है कि केस पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कैपिटल एसेट के सेल के लिए असेसी को अगर कोई अमाउंट एज अ एडवांस मिला है, इफ ही गॉट एनी अमाउंट एज अ एडवांस, ठीक है, और असेसी ने वो अमाउंट फॉरफिट कर लिया है,
कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की होगी सामने वाले ने, तो अमाउंट फॉरफिट कर लिया है और अब ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं होने वाला है, अमाउंट इज फॉरफिटेड एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ऐसा है तो वो अमाउंट एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड ऑफ द असेसी, असेसी के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वही उसकी डिटेल देने, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर पर्सनल कैपिटल एसेट है, पर्सनल कैपिटल एसेट है, पर्सनल कैपिटल एसेट के ऊपर कैपिटल गेन ही नहीं लगता, करेक्ट? जैसे कैपिटल गेन नहीं लगता वैसे पर्सनल कैपिटल एसेट, पर्सनल कैपिटल एसेट के लिए कोई अगर एडवांस मिलता है, कोई एडवांस मिलता है और वो फॉरफिट होता है तो वो यहां टैक्सेबल नहीं है। तो पर्सनल कैपिटल एसेट के ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं लगता और ये पर्सनल कैपिटल एसेट के ऊपर एडवांस मिला, फॉरफिट हुआ, तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। स्टॉक इन ट्रेड, अगर ये एसेट स्टॉक इन ट्रेड के लिए एडवांस मिला, फॉरफिट हुआ, वो भी यहां पे नहीं आता, वो यहां पे नहीं आएगा, वो पीजीबीपी में, ठीक है, सेक्शन 28 में चले जाता है, पीजीबीपी में जाता है वो। अगर एडवांस लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। भैया आउटस्टैंडिंग एडवांस ठीक है, फॉरफिट होना चाहिए। और जो फॉरफीचर है, फॉरफीचर शुड हैपन एज पर राइट गिवन इन द एग्रीमेंट, अग्रीमेंट में फॉरफिट करने का राइट दिया था उसके अंदर होना चाहिए, या किसी लॉ में, किसी लॉ में फॉरफिट करने का राइट दिया था उसमें होना चाहिए। कोई राइट नहीं है फिर भी फॉरफिट कर लिया और सामने वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो फिर एज ए इनकम चार्ज होगा। सामने वाले ने ऑब्जेक्शन ले लिया, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको हम अभी तक इनकम ट्रीट नहीं करेंगे जब तक डिस्प्यूट खत्म नहीं होता। बहुत सिंपल सा फंडा है, तो बहुत आसान है। 29 है, अगर कैपिटल एसेट के लिए एडवांस मिला है, अगर आपने उसको फॉरफिट कर लिया है, एसेट को ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपके हाथ में वो टैक्स हो जाएगा। वो टैक्स, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन और उसके अमाउंट कितना है वो डिटेल्स हमको देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर 29B, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे 29B में। क्लॉज 9 के डिटेल्स 29A में, क्लॉज 10 के डिटेल्स 29B में। लॉजिकल है, पहले 9 आता है इसलिए 29 है, फिर 10 आता है इसलिए 29B। ठीक है, किस चीज को यहां पे गिफ्ट मानते हैं? कोई भी, अगर कोई भी पैसा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, कोई भी पैसा आपको मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50,000, वो आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। कोई भी पैसा, अगर कोई भी पैसा आपको मिलता है, कोई भी पैसा अगर आपको मिलता है विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 के ऊपर जितना आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसकी जो स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो वैल्यू है, वो आपके हाथ में चार्जेबल हो जाएगी। इट विल बी चार्जेबल। सिंपल है। पैसा मिला विदाउट एनी कंसिडरेशन आपके हाथ में, पैसा मिला विदाउट एनी कंसिडरेशन, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 आपके हाथ में, असेसी के हाथ में चार्जेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसकी जो स्टैंप एक्ट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, वो हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगी एज अ गिफ्ट। कॉमन सेंस है वापस। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन मिल रही है आपके हाथ में, एज अ गिफ्ट चार्ज हो जाएगी इफ इट एक्सीड्स 50,000। अगर कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन पे किया जा रहा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कंसिडरेशन को पे किया जा रहा है, ठीक है, तो वापस जो डिफरेंस है वो असेसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा। मतलब स्टैंप एक्ट की वैल्यू, सपोज कंसिडरेशन 100 रुपए है, कंसिडरेशन 100 रुपए, लेकिन स्टैंप एक्ट वैल्यू 150 रुपए है, 150 रुपए, तो 50 का डिफरेंस है वो असेसी के हाथ में एज ए गिफ्ट चार्ज हो जाएगा। लेकिन कब चार्ज होगा? प्रोवाइडेड वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस शुड बी 50,000, और 5% ऑफ कंसिडरेशन, ऊपर ही पड़ा था ऐसा,
5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। बहुत आसान है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। सपोज कंसिडरेशन 10 लाख है, कंसिडरेशन कितना है, सपोज 10 लाख नहीं, कंसिडरेशन 20 लाख है, ठीक है। कंसिडरेशन इज 20 lakhs, कंसिडरेशन 20 लाख है, और स्टैंप एक्ट की वैल्यू, स्टैंप एक्ट की वैल्यू 30 lakhs है। कंसिडरेशन इज 20 लाख, स्टैंप एक्ट की वैल्यू 30 lakhs है, करेक्ट। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? भाई आपने पैसे जैसे 20 लाख 30 लाख की चीज मिल रही, 10 लाख का डिफरेंस है, आपको देखना है, ठीक है। इज इट मोर देन, इज इट एक्सीडिंग 50,000 और 5% विच इज हायर ऑफ 5% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन 20 लाख है, ठीक है, उसका 5% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख और 50,000 विच इज हायर है, 1 लाख की लिमिट आती है यार, डिफरेंस तो 10 लाख का है और ये लिमिट 1 लाख की है, 1 लाख के ऊपर जा रहा है, विल इट बी टैक्सेबल? यस, इट विल बी टैक्सेबल। बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन और स्टैंप एक्ट के वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन टैक्सेबल क्या होगा? प्रोवाइडेड दिस, ये डिफरेंस बड़ा होना चाहिए। अब कितना बड़ा होना चाहिए? 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, इतना बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अगर बड़ा डिफरेंस होगा विचएवर इज हायर वाला, तो टैक्सेबल होगा। बाकी कोई एसेट अगर आपको मिले बिना किसी कंसिडरेशन के, पूरा टैक्सेबल। अगर कंसिडरेशन आपने पे किया था तो फेयर वैल्यू जितनी ज्यादा थी, फेयर वैल्यू जितनी ज्यादा थी, ठीक है, कंसिडरेशन से जितनी ज्यादा थी, वो डिफरेंस हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज एक्सीडिंग 50,000। बहुत आसान है। पैसा आपको मिला बिना किसी कंसिडरेशन के, पूरा टैक्सेबल, एक्सीडिंग 50,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला बिना कंसिडरेशन, पूरा टैक्सेबल, एक्सीडिंग 50,000। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन मिला तो आप देखो डिफरेंस शुड बी 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन विच इज हायर, फिर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज एक्सीडिंग, बराबर। फिर कोई दूसरा एसेट है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, फेयर वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एक्सीडिंग 50,000। अगर कंसिडरेशन दिया था तो डिफरेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एक्सीडिंग 50,000। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग, ठीक है। तो नए क्लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, 29A एंड 29B, ऐसे 2 नए क्लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, वो भी गिफ्ट वाले जो ट्रांजैक्शंस है उसके डिटेल्स के लिए उसको लाया गया। अब क्लॉज 30A है। नाउ गाइज, ये गिफ्ट वाला तो भी मुझे ठीक लगता है, ये इंपॉर्टेंट लगता है, गिफ्ट वाला तो इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन ये जो 30A है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। अब ये टैक्स की बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कुछ कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनीज कोशिश करती है कि प्रॉफिट्स को इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दे किसी दूसरे देश में, जैसे दुबई में, ताकि इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़े, इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़े, और इंडिया के बाहर टैक्स और इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाए। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स, बहुत सारी एंटिटीज अपने प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, सो दैट दे डोंट हैव टू पे टैक्स, इन इंडिया। इंडिया में कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आपको, और इंडिया के बाहर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, टैक्स, ठीक है, आपने टैक्स बचा लिया। तो इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग है। ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर ऐसा लगता है कि महंगे में जानबूझकर प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए, प्रॉफिट शिफ्ट कैसे करेंगे? दुबई से महंगे में चीज खरीदो, ठीक है, और महंगे में चीज खरीदो और बहुत सस्ते में बेचो। अगर तो ऐसा करने से, जब आप महंगे में खरीदोगे सस्ते में बेचोगे, तो इंडिया में लॉसेस आ जाएंगे, इंडिया में प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, लॉसेस आ जाएंगे, इंडिया में टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, दुबई में बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट, दुबई में बहुत प्रॉफिट आ जाएगा और वहां टैक्स तो भरना है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग है हमारे पास।
अगर कुछ लोग प्रॉफिट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर प्राइजेस ये गलत प्राइजेस है, ठीक है, तो परचेस के गलत अगर प्राइजेस है तो ट्रांजैक्शन के प्राइजेस को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बिल्कुल इनकम टैक्स का है। इसको प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब जब ठीक है, जब ट्रांसफर प्राइसिंग में प्राइजेस को एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट करके फेयर वैल्यू पे लाया जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एडजस्टमेंट। उसको प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसी खुद कर सकता है, या असेसिंग ऑफिसर ने किए हैं, असेसी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के अंदर ये हुए हैं, या सेफ हार्बर रूल्स में हुए हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के अंदर ये प्राइमरी एडजस्टमेंट हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, असेसी प्रॉफिट्स को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के अंदर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ। ठीक है, प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ, प्राइजेस को चेंज किया गया, करेक्ट, प्राइजेस को चेंज किया गया। इससे क्या होता है, इससे असेसी का जो इंडिया का प्रॉफिट है, इंडिया का प्रॉफिट बढ़ जाता है या लॉसेस कम हो जाते हैं, या तो लॉसेस कम हो जाते हैं या प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये एडजस्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर है, मतलब बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के नीचे वालों को नहीं एप्लीकेबल है, 1 करोड़ के अगर ऊपर है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि बाहर जो एंटिटी है उससे पैसा वापस मंगवाना चाहिए। एडजस्टमेंट से जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, जितना लॉसेस कम हो रहा है, जितने लॉसेस कम हो रहा है या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उतना पैसा वापस इंडिया में मंगवाना चाहिए। ठीक है, इंडिया में मंगवाना चाहिए। अगर इंडिया में पैसा नहीं लाया, अगर असेसी ने इंडिया में पैसा नहीं लाया, तो उस पर्टिकुलर जो पैसा वहां पे रखा हुआ है, दुबई में जो पैसा रखा है, उसको एडवांस ट्रीट करेंगे कि हमने एडवांस देके रखा है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और वो इंटरेस्ट इनकम असेसी के हाथ में चार्ज कर देंगे। मतलब असेसी को क्या बोल रहे हैं, बेटा देख तू प्रॉफिट को इंडिया से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्राइमरी एडजस्टमेंट में वापस प्रॉफिट इंडिया में आ गया। 1 करोड़ के ऊपर वाला एडजस्टमेंट हुआ और वापस प्रॉफिट इंडिया में आ गया। अब तू पैसे लेके आ, अगर तू पैसे नहीं लेके आएगा तो हम लोग उसको ऐसा ट्रीट करेंगे, तूने वहां पे एडवांस दिया, लोन दिया है, और तेरे हाथ में इंटरेस्ट इनकम चार्ज कर देंगे, और तेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर तू इसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ, वो प्राइमरी एडजस्टमेंट के वजह से अब तेरे को बोला पैसे ला, तू पैसे नहीं ला रहा, तो तेरे हाथ में इंटरेस्ट इनकम को चार्ज कर देंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अब सेक्शन 92 सीई में है। भाई साहब मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, आई टीच ऑडिट, आई एम एक्सपर्ट इन ऑडिट, लेकिन ये पूरा टैक्स का है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं जितना रेलेवेंट है। आपको बहुत सिंपल केस आएगा, देखो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देख सकते। अगर ये सब यहां पूछेंगे तो टैक्स में क्या पूछेंगे साहब, करेक्ट। तो ये सब कुछ जो भी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल केस पूछेंगे। अगर पूछा तो फिर आपको बताना है कि जो 30A क्लॉज है उसमें बताना पड़ता है कि क्या असेसी के इसमें कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट आया क्या। अगर आया, ठीक है, तो उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं। इफ यस प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। कौन से क्लॉज के अंदर प्राइमरी एडजस्टमेंट आया, कितने रुपए का प्राइमरी एडजस्टमेंट आया, करेक्ट। फिर प्राइमरी एडजस्टमेंट आया तो क्या पैसा जो हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, जो हमारी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उसने एक्सेस पैसा लाया क्या, ठीक है। वेदर द एक्सेस मनी अवेलेबल विद द इज रिक्वायर्ड, क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स, क्या एक्सेस पैसा है उनके पास में, क्या वो लाने की जरूरत है क्या, अगर है तो उन्होंने लाया क्या। इफ नो, अगर नहीं लाया तो इंटरेस्ट इनकम कितनी है जो चार्ज होनी चाहिए असेसिंग ऑफिसर के हाथ में। बहुत सिंपल बातें पूछिए। प्राइमरी एडजस्टमेंट लगेगा क्या,
लगेगा तो कौन से सेक्शन 92C के कौन से क्लॉज में लगेगा, अगर लगा है तो फिर आगे सोचो, ठीक है, लगा है कौन से क्लॉज में, कितना लगा है, आगे सोचो क्या पैसा वापस मंगवाने की जरूरत है, क्या है तो पैसा वापस आया, क्या नहीं आया पैसा तो इंटरेस्ट इनकम कितनी चार्ज होगी असेसी के हाथ में, ताकि असेसिंग ऑफिसर बड़े आसानी से टैक्सेशन कर सके। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो बहुत है, इससे ज्यादा आपको बातें मतलब वो डेफिनेशंस और कंडीशंस उसमें जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। टैक्सेशन सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, ऑडिट बाजू में रह जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। बेसिकली अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता है, इसका लॉजिक पता है, हाँ मेरे को समझ में आया कौन सा केस है, तू ट्रांसफर प्राइसिंग का केस आया 30A, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस आया 30A लग जाएगा। ठीक है, 30B देखिए वापस से प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला फंड है। बहुत सारे फॉरेन ग्रुप्स है, बहुत सारे फॉरेन ग्रुप्स है इंडिया में कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं, इंडिया में कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, इंडिया में जो कंपनी उसमें फंडिंग करते हैं। अब वो फंडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, वो लोग फंडिंग इक्विटी शेयर्स में कर सकते हैं और वो लोग फंडिंग डेट फॉर्म में भी, लोन फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं वो इक्विटी में, शेयर्स में भी लगा सकते हैं और एज अ लोन भी दे सकते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या होशियारी करते हैं, इक्विटी का पूरा परसेंटेज, इक्विटी कंपोनेंट कम रखेंगे और लोन का कंपोनेंट ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पूरा अलाउ होता है एज ए डिडक्शन, उस पर टैक्स पूरा अलाउ होता है एज ए डिडक्शन, उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता और उनकी अर्निंग हो जाती है। अगर वो पूरा एज ए इक्विटी बताएंगे, ठीक है, तो पहले इंडिया में प्रॉफिट बताकर टैक्स भरना पड़ेगा, फिर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, उसमें भी टैक्सेशन आएंगे, तो टैक्स बहुत लगता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आइडेंटिफाई किया, इंडिया में अगर पैसा लगाना है तो इक्विटी फॉर्म में मत लगाओ। इक्विटी फॉर्म में अगर तुम पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट आएगा, उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, फिर डिविडेंड पे करोगे तो उस पर और टैक्स लग जाएगा। आप इन्वेस्ट करो, एज अ लोन बताओ, पैसा एज अ लोन बताओ, एज ए डिबेंचर बताओ, तो पूरी इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन हो जाता है, डिडक्शन मिल जाता है, इनकम टैक्स नहीं भरना इंडिया में, सीधा इंडिया के बाहर पैसे। तो गवर्नमेंट ने ये देखा, वाह बेटा तुमको पैसा लगाना है, तुम एज अ क्या लगा रहे हो, एज अ तुम डेट लगा रहे हो पैसा, और पूरा इंटरेस्ट इनकम के नाम से पूरी कमाई इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो और टैक्स। तो ऐसा देखा गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत हेवी डेट दिखा करके इंटरेस्ट इनकम के नाम पर इंडिया से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और टैक्सेस नहीं भर रहे। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल, ठीक है, सेक्शन 94B है, उसमें अगर बोला कि अगर इंडिया में कोई एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है, और अगर वो 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्टेड एज ए डिडक्शन ले रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस एज ए डिडक्शन ले रहे हैं, क्लियर कट दिख रहा है, इंटरेस्ट के नाम पर इंटरेस्ट बोल करके यहां के प्रॉफिट बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको पूरा अमाउंट डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा इंटरेस्ट इनकम आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना आपको मिलेगा? 30% ऑफ द अर्निंग्स ऑफ एबिडिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स and amortization, earning before interest, tax, depreciation, amortization, 30% of EBITDA or interest paid whichever is lower, मतलब प्रॉफिट का सिर्फ 30% आपको रिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल
सपोज प्रॉफिट्स है, सपोज प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट है आपके, प्रॉफिट है आपका 5 करोड़, 5 करोड़ का प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमाउंट 5 करोड़ का प्रॉफिट है, और आप पे कर रहे हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका 5 करोड़ है, आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट 3 करोड़ का। वाह बेटा, 3 करोड़ का प्रॉफिट तो तूने शिफ्ट कर दिया इंटरेस्ट के नाम पे इधर से उधर, ठीक है। 30% ऑफ 5 करोड़ कितना हुआ? 1.5 करोड़। आपको पूरा 3 करोड़ डिडक्शन नहीं मिलेगा, 30% और इंटरेस्ट विच इज लोअर। 30% कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ और अमाउंट पेड विच इज लोअर 1.5 और 3 करोड़ विच इज लोअर, सिर्फ 1.5 करोड़ मिलेगा। समझ रहे आप? बहुत सिंपल है। कुछ कंपनीज इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से प्रॉफिट शिफ्ट कर रही थी तो उसको लिमिट लगा दी। अब जितना आपको रिडक्शन नहीं मिला, जितना आपको रिडक्शन नहीं मिला वो कैरी फॉरवर्ड होगा 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए, ठीक है। 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होगा। आप उसको अगले साल इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा करने से अब सुधर जानी चाहिए लोग, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो देखो 4 नए क्लॉज आए, 29A गिफ्ट वाला आया, 56(9), 29B 56(10), ठीक है। फिर 30A आया ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला आया, और 30B आया इंटरेस्ट शिफ्टिंग वाला। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस वगैरह पे केस नहीं आने वाले। बहुत एक सिंपल सा सेटअप रहेगा, सिंपल सा सेटअप रहेगा। आपको बैकग्राउंड, आप सिंपल सेटअप रहेगा, आपको केस का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, किस तरह का केस है, कौन सी चीज टैक्स होने वाली है, कौन से क्लॉज के अंदर टैक्स होने वाला है, इतना आप बताएंगे, केस डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, उतना काफी रहेगा। देखो इंस्टीट्यूट ने इंप्लीमेंटेशन गाइड लाई है, ठीक है। जो नए क्लॉजेस है उसका इंप्लीमेंटेशन गाइड, वो वहीं से हम लोगों ने कंटेंट लिया है, वहीं से हमने कंटेंट लिया है। उनका जितना सिंप्लीफाइड कंटेंट है वही कंटेंट हम आपको बता रहे हैं। इससे ज्यादा अगर टैक्स पढ़ेंगे ऑडिट में तो मुश्किल हो जाएगी साहब। क्लॉज 31, भाई हाथ धोके पड़े इस क्लॉज के पीछे, हाथ ही धोके। पिछले बार भी इसको अमेंड किया था, इस बार भी इसको अमेंड किया गया। तो मैं पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ठीक है, क्लॉज 31 के अंदर क्या क्या है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज बी ए, ठीक है, क्लॉज बी बी, क्लॉज बी सी, क्लॉज बी डी, फिर क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, मतलब 9 क्लॉज 31 के अंदर 9 सब क्लॉजेस है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, वो आपको बता रहा हूं। तो पूरा का पूरा मैंने कवर कर लिया, ठीक है, ध्यान देंगे। हम सब लोग जानते हैं सेक्शन 269 एसएस, 269 एसएस। अगर 20,000 के ऊपर, अगर 20,000 के ऊपर अगर आपको कोई लोन या एडवांस लेना है, अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, अकाउंट पे ही डीडी से होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से होना चाहिए, करेक्ट। आप अगर आप कोई भी लोन या डिपॉजिट ले रहे हैं तो जो 3 मीडियम अलाउड है, ये 3 मीडियम अलाउड है, इससे होना चाहिए, करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो सकता है, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 269 एसएस। तो क्लॉज है क्लॉज 31, क्लॉज 31 के सब क्लॉज ए में, क्लॉज 31 के सब क्लॉज ए में हमको डिटेल देने पड़ते हैं साल भर में। ऑल द लोन्स एंड एडवांस, ऑल द लोन्स एंड डिपॉजिट taken or accepted in aggregate from single party of amount exceeding 20,000। साल भर में आपने जो भी पार्टी से लोन या डिपॉजिट लिया है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 20,000, सबके डिटेल्स, ठीक है। तो आपने जितने लोन और डिपॉजिट लिए हैं अमाउंट एक्सीडिंग 20,000, उन सबके डिटेल्स बताने पड़ेंगे आपको, सबके। देखो राइट साइड में अपने कमेंट्स है, सबके डिटेल्स बताने पड़ेंगे।
पार्टी का पैन नंबर क्या था, कितने अमाउंट का लोन लिया, क्या लोन स्क्वायर अप हो गया, क्या पिछले साल का ओपनिंग और इस साल के ट्रांजैक्शन मिलाकर आज मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग कितना था। टैली में आपको मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। ठीक है, मीडियम कौन सा था, क्या चेक, अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक था क्या। अगर इनकेस चेक था तो वो चेक अकाउंट पे था कि नहीं, यहां पे बताना पड़ता है। सभी ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्लॉज, सब क्लॉज ए में, क्लॉज 31 के सब क्लॉज ए में आपको सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा। वो अलाउड मीडियम्स में थे या नहीं थे, सभी ट्रांजैक्शन आपको बताना पड़ेगा। अलाउड मीडियम में थे तो यस लेस लिखते जाइए, अलाउड मीडियम में नहीं थे तो नो आपको लिखकर वो बताना पड़ेगा, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएंगे। तो साल भर में असेसी ने कोई भी लोन या डिपॉजिट लिया है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 तो उसके पूरे डिटेल्स यहां पे आएंगे। ठीक है, अगर अलाउड मीडियम में है वो भी आएंगे, अलाउड मीडियम में नहीं है तो वो भी आएंगे, सबके डिटेल्स देना है। वैसे ही क्लॉज बी में अगर असेसी साल भर में अगर असेसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, अगर उसको कोई भी अमाउंट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बेच रहा है, उसके लिए कोई भी अमाउंट अगर उसको मिलता है तो उसके सारे डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे। अलाउड मीडियम में तो लिखो अलाउड मीडियम, नॉट थे अलाउड मीडियम तो नॉट अलाउड मीडियम, बहुत सिंपल है। क्लॉज ए में सारे लोन्स एंड डिपॉजिट एक्सीडिंग 20,000, ठीक है। क्लॉज बी में सारे सम्स रिसीव्ड एक्सीडिंग 20,000, सारे सम्स रिसीव्ड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 20,000, सबके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। सारे डिटेल्स तो आप पार्टी वाइज डिटेल देने पड़ते हैं, और अलाउड मीडियम में है कि नहीं वो बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस बार बीच में नए क्लॉज ऐड किए गए। अच्छा, ये ए और बी जो है, गवर्नमेंट कंपनीज को अगर पैसे मिल रहे तो रिपोर्टिंग की नहीं करनी पड़ेगी, बैंकिंग कंपनी को रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के अंदर है तो नहीं। गवर्नमेंट एंटिटी, सबसे बड़ी गवर्नमेंट एंटिटीज, उससे छोटी बैंकिंग कंपनी, उससे छोटी किसी से एक्ट के अंदर आई तो ये बड़े बड़े एंटिटीज को ये रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, दे विल नॉट हैव टू डू दिस रिपोर्टिंग। ठीक है, अब नए सब क्लॉज ऐड हुआ है, बीए, बीबी, बीसी, बीडी, 4 सब क्लॉज ऐड हुए हैं। ठीक है, वो 4 सब क्लॉज को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको सी बता दूं, सी डी ई बता दूं। ठीक है, सी में ठीक है, अगर आपने लोन और डिपॉजिट लिया अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 269 एसएस में तो डिटेल्स आते हैं पूरे। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अमाउंट मिला है अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 तो उसके डिटेल्स जाते हैं बी में। सी में क्या होता है, अगर आपने, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन किया है, ठीक है, अगर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन या डिपॉजिट किया है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 तो सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। कौन से पार्टीज है, ठीक है, कौन सी पार्टीज है, कितना अमाउंट का रीपेमेंट है, कितना अमाउंट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग था, कौन से मीडियम से आपने पे किया, वो सब डिटेल्स। तो क्लॉज ए में अमाउंट रिसीव्ड अगर है तो उसकी डिटेल्स देने पड़ते हैं। क्लॉज ए में अमाउंट रिसीव्ड की डिटेल्स देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, क्लॉज बी में भी अमाउंट रिसीव्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर आप पैसा लौटा रहे हो, इफ यू आर रीपेइंग, अगर आप लोन या डिपॉजिट अगर आप रीपे कर रहे हो, इफ यू आर रीपेइंग लोन और डिपॉजिट, ठीक है, या फिर आप एडवांस का पैसा, अगर आप एडवांस का पैसा लौटा रहे हो, अगर आप रीपे कर रहे हो एडवांस का पैसा, ठीक है, तो उसके सारे डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे। अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 तो कितने है, कितने अलाउड मीडियम में है, कितने नॉट अलाउड मीडियम में, डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं, ए में लोन डिपॉजिट मिले, बी में स्पेसिफाइड सम इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिला, सी में रीपे हो रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही क्लॉज में बताने दोनों। ठीक है, अब
यहां पर भी ऑल जितने रीपेमेंट्स है वो सारे बताएंगे। अब डिफॉल्ट्स क्लॉज डी में अगर लोन रीपेमेंट हो रहा है, लोन रीपेमेंट हो रहा है और अलाउड मीडियम में नहीं है, तो डिफॉल्ट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी। स्पेसिफाइड सम, आप एडवांस इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडवांस लौटा रहे हो और अलाउड मीडियम नहीं है, तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। डिफॉल्ट्स क्लॉज सी में सारे डिटेल्स दिए थे, अलाउड मीडियम के, नॉट अलाउड मीडियम के सारे। अब यहां पे सिर्फ डिफॉल्ट्स आपको बताने हैं कि कितनी चीज आप ये तीनों मीडियम के अलावा कितना, वो सारे डिफॉल्ट्स आपको सभी बताने हैं। क्लॉज ई में अगर रीपेमेंट चेक से हुआ है, मतलब वही अगर लोन का या एडवांस का रीपेमेंट चेक से हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चेक अकाउंट पे ही नहीं है, चेक इज नॉट अकाउंट पे। अगर अकाउंट पे ही नहीं है तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। वापस डिफॉल्ट है, लेकिन डिफॉल्ट क्या है कि अकाउंट पे ही नहीं है चीजें। क्लॉज ए में लोन रिसीव किए, उसका आपने अमाउंट रिसीव किया आपने, करेक्ट, आपको उसके डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। स्पेसिफाइड क्लॉज बी में स्पेसिफाइड सम आया, उसकी डिटेल देने पड़ते हैं। क्लॉज सी में रीपे हुआ, उसकी डिटेल देने पड़ते हैं। डी में डिफॉल्ट की डिटेल देने पड़ते हैं। ई में डिफॉल्ट है लेकिन सिर्फ अकाउंट पे ही नहीं था, चेक या डीडी, वो डिफॉल्ट की डिटेल आपको देने पड़ते हैं। अब ये जो नए क्लॉज ऐड किए, बीए, बीबी, बीसी, बीडी, ठीक है, इनकम टैक्स का बहुत ही पॉपुलर चेंज आया था। 2 लाख अगर आप दिन भर में, ठीक है, दिन भर में जो रिसीट है, दिन भर में रिसीट फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, दिन भर में कैश रिसीट फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, कोई भी रीजन हो, तो जो कैश रिसीट हो रही है सिंगल पार्टी से, दैट शुड नॉट एक्सीड 2 lakhs। 2 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2 लाख के नीचे है लेकिन एक ही बिल के ऊपर का है। मतलब मेरे को 10 दिन में 20-20 हजार, 10 दिन में 25-25 हजार मिल रहे, 2.5 लाख मिल रहा, लेकिन बिल एक ही था, बिल कॉमन था, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर इवेंट कॉमन था, मतलब आपने एक शादी में आपने डेकोरेशन किया, आपको 10 दिन में 25-25 हजार मिले, एक ही इवेंट का आपको पैसा मिल रहा है। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। एक ही दिन में आपको एक ही पार्टी से अगर 2 लाख के ऊपर मिल रहा है, ठीक है, 2 लाख के ऊपर मिल रहा है, 269 ST, अभी तक क्या होता है 269 SS एंड 269 T, अब ये ST है, ठीक है। बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस को कर्ब करने के लिए, ट्रैश ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए ये लाया गया कि भाई साहब आपके जो कैश रिसीट्स है, ठीक है, आपके जो कैश रिसीट्स है, सिंगल पार्टी से जो कैश रिसीट्स है पर डे, वो 2 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो 2 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए, 2 लाख से नीचे है, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन का जो कैश रिसीट है वो 2 लाख ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक ही इवेंट का आपको जो पैसा मिल रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो 2 लाख के ऊपर कैश में नहीं होना चाहिए। बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस को कर्ब करने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन कर्ब करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस, ये लिमिटेशंस लाए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे रिपोर्ट करना है, साल भर में कभी भी पर डे अगर 2 लाख के ऊपर कैश मिला है, 2 लाख के ऊपर अगर पर डे किसी से भी अगर 2 लाख के ऊपर कैश मिला है, 2 लाख के ऊपर कैश मिला है पर डे, तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, पैन नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिसीट। अगर ये कैश मिला है एक ही बिल के ऊपर, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 लाख, एक ही ट्रांजैक्शन में आपको एक ही ट्रांजैक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 लाख के ऊपर कैश मिल रहा है, तो वो भी बताना पड़ेगा। या फिर एक ही इवेंट का आपने एक ही प्रोग्राम किया, उसमें आपको 2 लाख के ऊपर कैश मिल रहा है एक ही इवेंट से, तो ऐसे
पर डे 2 लाख के ऊपर गए, एक ही बिल में 2 लाख के ऊपर कैश मिला, एक ही इवेंट से ओकेजन से आपको 2 लाख के ऊपर कैश मिला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं यहां पे कि कौन सा पैन नंबर क्या था, रिसीट, तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख या उसके ऊपर, 2 लाख, 2 लाख या उसके ऊपर अगर आपको पैसा मिलता है ऐसा, तो उसकी डिटेल्स आपको देने हैं। फिर 2 लाख या उसके ऊपर आपको पैसा मिल रहा है डीडी या चेक से, डीडी या चेक से मिल रहा है, लेकिन वो अकाउंट पे नहीं, अकाउंट पे ही नहीं है। अच्छा, ये जो आपको पैसा है, ये 2 लाख के ऊपर जो पैसा है, 2 लाख के ऊपर आपको जो पैसा है, वहां पे 3 मोड्स अलाउड थे, 3 मोड अलाउड थे। कौन से? वही आपने 3 मोड, चेक, डीडी, चेक अकाउंट पे, डीडी अकाउंट पे, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इसके अलावा नॉट अलाउड मीडियम से अगर मिला है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा बीए में। ठीक है, वंस अगेन, क्लॉज बीए में अगर 2 लाख या उससे ऊपर, 2 लाख या उससे ऊपर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं सिंगल पार्टी से पर डे, या फिर एक ही ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक ही इवेंट ओकेजन पे, अदर देन अलाउड मीडियम, सिर्फ डिफॉल्ट्स, सिर्फ डिफॉल्ट्स, सिर्फ डिफॉल्ट्स रिपोर्ट करना है, सिर्फ डिफॉल्ट्स यहां पे रिपोर्ट करने हैं। बीए में भी सिर्फ डिफॉल्ट्स, लेकिन कौन से डिफॉल्ट्स? चेक आया, चेक आया, डीडी आया, लेकिन अकाउंट पे ही नहीं था, चेक आया, डीडी आया, लेकिन अकाउंट पे ही नहीं था, तो वो डिफॉल्ट आपको बीए में बताने हैं। बीसी में क्या है? पेमेंट्स। अगर आपने 2 लाख के ऊपर पेमेंट किया, अगर आपने 2 लाख के ऊपर पेमेंट किया ए सिंगल पार्टी को, अलाउड मीडियम्स के अलावा अगर आपने पेमेंट किया एक ही सिंगल पार्टी को पर डे, या फिर एक ही ट्रांजैक्शन पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक ही इवेंट ओकेजन पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो डिफॉल्ट है, अलाउड मीडियम आपने यूज नहीं किया, तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। बीडी में चेक और डीडी यूज किया था, लेकिन वो अकाउंट पे ही नहीं था, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो साहब बहुत आसान है। बी में लोन डिपॉजिट एक्सीडिंग 20,000 ऑल ट्रांजैक्शन, ए में, बी में सम रिसीव स्पेसिफाइड सम एक्सीडिंग 20,000, सी में रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड स्पेसिफाइड सम एक्सीडिंग 20,000, ठीक है। डी में डिफॉल्ट्स, ई में भी डिफॉल्ट्स, लेकिन अकाउंट पे ही नहीं वाले। और आपके बीए, बीबी, बीसी, बीडी, ये 2 लाख वाले ट्रांजैक्शंस के लिए। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में आपके लोन्स और डिपॉजिट वाले नहीं आएंगे। लोन और डिपॉजिट और जो स्पेसिफाइड सम है, ए और बी में कवर्ड है, ए और बी में कवर्ड है, या सी और डी में कवर्ड है, सी डी ई में कवर्ड है, वो लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, वो लोग नहीं आएंगे। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो आएंगे सब यहाँ पे। 2 लाख, ठीक है। आई थिंक इतना आपको पता है, बहुत है। फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम में केस आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर, हमको पता होना चाहिए, खासकर अमेंडमेंट है तो डेफिनेटली हमको पता होना ही चाहिए। आप इस पे समय डालने वाले हो पढ़ने के लिए, तो मैं बता दूं। क्लॉज 34B, क्लॉज 34B बहुत आसान। क्लॉज 34 है, मैं आपको बता दूं पहले क्लॉज 34 किसके ऊपर है। क्लॉज 34 है टीडीएस के ऊपर, ठीक है। आपको बता दूं क्या फंडा है। क्लॉज 34 में आपको, क्लॉज 34 सब क्लॉज ए में आपको, ठीक है, साल भर में आपको साल भर में जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, टीसीएस कलेक्ट करना था, आपने कितना किया, बराबर कम किया, ज्यादा किया, पूरी डिटेल्स। साल भर में आपने टीडीएस, ठीक है, पार्टी वाइज, साल भर में पार्टी वाइज आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं कि कितना टीडीएस, कितने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना था, कितना टीडीएस डिडक्ट करना था, कितना एक्चुअली आपने किया टीडीएस डिडक्ट किया, कोई डिफरेंस है क्या, ये आपको बताना पड़ता है क्लॉज ए में। सो यू हैव टू गिव ऑल द टीडीएस एंड टीसीएस डिटेल्स साल भर के क्लॉज ए में। क्लॉज बी में ऐसा है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, स्टेटमेंट भरना पड़ता है टीडीएस का, टीसीएस का आपको स्टेटमेंट भरना पड़ता है।
तो क्लॉज बी में आपको डिटेल देने हैं, ठीक है, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन, आपको डिटेल्स देने हैं, आपको डिटेल्स देने हैं कि भाई साहब आपने रिटर्न भरा क्या, ठीक है, रिटर्न आपको कब तक भरना था, भरने की लास्ट डेट आपकी क्या थी, और वो रिटर्न में क्या कुछ ट्रांजैक्शन मिसिंग है, अगर क्या इफ नॉट रिपोर्टेड कुछ मिसिंग है तो उसके डिटेल्स आपको देने। लिसन, बहुत आसान। 34A में आपको पार्टी वाइज डिटेल्स देने हैं, टीडीएस टीसीएस के, कितना टीडीएस टीसीएस आपने करना चाहिए था, उतने किया क्या वो बताते हैं टेबल बनाकर। और क्लॉज बी में आपको बताना है कि आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और रिटर्न भरने पड़ते हैं, तो कब भरना था, कब आप, ठीक है, कब आपको ये भरना था, कब आपको ये रिटर्न भरना था, आपने वो रिटर्न क्वार्टरली भरा कि नहीं भरा, और वो रिटर्न्स कंप्लीट थे कि नहीं, उसमें सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, सभी टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स आपने बताए कि नहीं बताए, ठीक है। देखो पहले कैसा था, पहले क्लॉज 34 में अगर डिफॉल्ट टाइम पे नहीं भरा, अगर आप टाइम पे रिटर्न्स नहीं भर रहे हो, अगर आप टाइम पे रिटर्न्स नहीं भर रहे हो, तो फिर ऑडिटर को चेक करना था कि भाई टाइम पे नहीं भरा, मतलब कहानी में कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है, फिर देखना पड़ता था कि सारे ट्रांजैक्शंस कवर्ड है कि नहीं, हां या ना में आंसर देना पड़ता था। अब पूरे डिटेल्स आपको देने पड़ रहे हैं। तो क्लॉज ए में पूरे टीडीएस और टीसीएस के डिटेल्स होंगे, क्लॉज बी में रिटर्न्स आप बराबर फाइल कर रहे हैं ना, वो आपको बताना है, और कुछ भी मिसिंग है रिटर्न्स में तो वो बताना है। और क्लॉज सी में इंटरेस्ट के डिटेल्स होते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली पहले रिटर्न भरने में डिफॉल्ट होता था तो रिपोर्टिंग लगती थी, अब रिटर्न की रिपोर्टिंग करनी ही है, डिफॉल्ट हो या ना हो, और रिटर्न्स कंप्लीट है कि नहीं बताना ही है, तो रिटर्न्स की रिपोर्टिंग करनी है और रिटर्न्स कंप्लीट है कि नहीं वो भी बताना है। 36A ये पांचवा नया क्लॉज है, अभी तक हम कौन सा देख चुके हैं, 29A 29B सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 था, फिर 30A 30B ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरेस्ट के ऊपर था। 36A देखो अब ये भी ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, अगर बेसिकली क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनीज को लगता है, क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनीज है, क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनीज है, और उनके अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, अगर उनको कुछ पेमेंट्स किए गए, एक तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है और बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है, और उनको पेमेंट किए गए इन द फॉर्म ऑफ लोन और एडवांस दिया गया, तो ऐसा बोलते हैं कि उसको डिविडेंड ट्रीट कर दो, एज इफ डिविडेंड पे किया और उसके ऊपर टैक्स भर दो, ठीक है। देखो टैक्स बचाने के लिए लोगों ने ऐसा किया होगा, टैक्स बचाने के लिए लोगों ने ऐसा किया होगा कि भाई डिविडेंड नहीं बताते, किसी और नाम से पेमेंट कर देते, इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई इज एप्लीकेबल टू क्लोजली हेल्ड कंपनीज, मींस क्लोजली हेल्ड कंपनीज मतलब जनरली प्राइवेट कंपनीज, अगर अपने बड़े बड़े शेयर होल्डर्स को, ठीक है, अपने बड़े बड़े शेयर होल्डर्स को अगर पेमेंट करते हैं, कुछ स्पेसिफाइड टाइप्स के पेमेंट करते हैं, तो उनके तो ऐसा मान, इट इज अज्यूम दैट डिविडेंड इज पेड, ऐसा मान लिया जाता है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता है। इससे ज्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो 36 में पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के डिटेल्स देने पड़ रहे थे, अब 36A में, ठीक है, 36A में प्राइवेट कंपनीज मेकिंग पेमेंट्स टू बिग शेयर होल्डर्स, वो भी कवर हो जाएगा। क्लॉज 42 ये भी नया क्लॉज है, सिक्स्थ नया क्लॉज है, छठा नया क्लॉज है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड डिटेल देना पड़ता है, कैश डिपॉजिटेड मोर देन 50 एक्सीडिंग 50,000 पैन कार्ड डिटेल्स देना पड़ता है, होटल बिल पे कर रहे हो मोर देन 50,000 आपको पैन कार्ड के डिटेल्स देने पड़ते हैं। बहुत सारी जगह पे जनरली 50,000 के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे आपको पैन कार्ड के डिटेल्स देने पड़ते हैं। सपोज यू आर एंटिटी और आप जिससे डील कर रहे हो उनको आप पूछेंगे पैन कार्ड डिटेल, सपोज आप बैंक हो, सपोज यू आर बैंक, आप बैंक हो, ठीक है, बैंक है आप, और बैंक में ऐसा है कि अगर 50,000 के ऊपर कैश डिपॉजिट हो रहा है तो सामने वाले का पैन कार्ड,
बहुत सारे एंटिटीज को पैन कार्ड डिटेल्स लेने पड़ते हैं इफ ट्रांजैक्शन क्रॉस अ पर्टिकुलर लिमिट, जनरली दैट इज 50,000। अगर सामने वाले के पास पैन कार्ड नहीं है, हो सकता है सामने वाला बंदा फार्मिंग कर रहा है, सामने वाला बंदा फार्मिंग कर रहा है, और बंदा फार्मिंग कर रहा है, अगर बंदा फार्मिंग कर रहा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उसने पैन कार्ड नंबर नहीं लिया, ऐसा हो सकता है। पैन कार्ड नहीं है तो उससे फॉर्म 60 मंगवा के लेते। बहुत जगह पे ट्रांजैक्शंस जब आप करते हो तो पैन कार्ड डिटेल्स लगते हैं, पैन कार्ड अगर नहीं है पार्टी के पास तो आप उससे फॉर्म नंबर 60 भर के लेते हो। तो फॉर्म नंबर, बेसिकली बैंक्स को फॉर्म नंबर 60 भर के लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो बैंक्स है इनको फॉर्म नंबर 61 गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, वो डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है। ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे पैन कार्ड मस्ट होता है, लेकिन अगर पार्टी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उससे फॉर्म नंबर 60 डिक्लेरेशन एक साइन करके ले लेते हैं, और जितने भी फॉर्म जमा हुए उसके डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे फॉर्म 61 में। फॉर्म 61 में वैसे ही फॉर्म 61A और 61B है, ठीक है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के डिटेल्स लेने पड़ते हैं 61A में और सबमिट करना 61B में। कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए उस पर। हमको क्या रिपोर्ट करना है, ठीक है, हमको ये रिपोर्ट करना है कि वी हैव टू रिपोर्ट कि फॉर्म 61, 61A, 61B, फॉर्म 61A से कंपनी को अगर ये फॉर्म्स एप्लीकेबल है, किसी भी असेसी को अगर फॉर्म 61 भरना है, 61A भरना है, 61B भरना है, तो उसकी फर्निशिंग डेट क्या थी और उसको कब फर्निश किया गया, टाइम पे फर्निश किया गया कि नहीं किया गया, और क्या उसमें सारे ट्रांजैक्शन कवर किए गए कि नहीं किए गए। तो बेसिकली क्या असेसी गवर्नमेंट को रेगुलरली इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या असेसी गवर्नमेंट को रेगुलरली इंफॉर्मेशन दे रहा है? इज असेसी गिविंग रेगुलर इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट? और क्या वो जो फॉर्म सबमिट कर रहा है वो कंप्लीट है? ये रिपोर्टिंग करना है हमको 42 में, ठीक है। तो फॉर्म सबमिशन में रेगुलरिटी है क्या, फॉर्म सबमिशन में रेगुलरिटी है क्या, ये रिपोर्ट करना पड़ता है। 43, ठीक है, द 6th क्लॉज। अब देखिए ये भी मैं जितना बता रहा हूं, मानिए मेरी बात, हाँ ग्रुप 2 पढ़ रहे होंगे तो अलग ही बात है, फिर आप टैक्स में कितना भी घुस सकते हैं। ग्रुप 2 नहीं पढ़ रहे तो ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ टैक्स पेपर। अब क्लॉज 43, इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल एमएनसी ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एमएनसी ग्रुप हो सकते हैं, और हो सकता है उनकी पैरेंट कंपनी इंडिया में हो, ठीक है, पैरेंट कंपनी उनकी इंडिया में हो, या फिर उनकी रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में हो। सर रिपोर्टिंग एंटिटी जैसे रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप की पैरेंट कंपनी इंडिया में है, तो उसको ये एप्लीकेबल रहेगा क्लॉज। या फिर ऐसा बोलते हैं कि कोई अगर फॉरेन ग्रुप है, सपोज एग्जांपल ले रहा, वॉलमार्ट फॉरेन ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उसकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर है, लेकिन उन्होंने बोला फ्लिपकार्ट हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी रहेंगी फॉर द वर्ल्ड, इट विल बी अवर रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर द वर्ल्ड, उसको रिपोर्टिंग एंटिटी बोलेंगे। बड़े बड़े एमएनसी ग्रुप्स है, बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स है, ठीक है। हो सकता है इंडिया में अगर किसी की पेरेंट कंपनी है, तो अगर पेरेंट कंपनी नहीं है लेकिन उस ग्रुप ने इंडिया के अंदर के कंपनी को रिपोर्टिंग एंटिटी का डेजिग्नेशन दिया है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी इनको क्या करना पड़ता है, इनको, ठीक है, जो बड़े ये पूरे इंटरनेशनल जो टॉक्स चलते हैं, इंटरनेशनल बायलैटरल अग्रीमेंट्स चलते हैं, उसके अंदर ऐसा तय हुआ है कि जो इंटरनेशनल ग्रुप्स है, इंटरनेशनली सभी देशों के बीच में तय हुआ है कि हर देश में अगर मल्टीनेशनल एमएनसी इंटरनेशनल ग्रुप की अगर पेरेंट है किसी भी देश में, जैसे इंडिया में अगर पेरेंट है या फिर डेजिग्नेटेड रिपोर्टिंग एंटिटी है,
तो उनसे एक फॉर्म लेना पड़ता है, ठीक है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, कि आपका पूरा ग्रुप कौन से देश में कितना कितना रेवेन्यू कमा रहा है, कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्ट है, ये डिटेल जमा करने पड़ते हैं। इंडिया में है तो इंडिया में सबमिट होंगे, ठीक है। वंस अगेन गाइज, इंटरनेशनली पूरे देश मिलकर इंटरनेशनली जब आपस में बैठ करके मीटिंग्स करते हैं, डिसाइड करते हैं चीजों को, तो ऐसा तय हुआ है कि जो बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स है उन पे नजर रखना, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। तो अब सवाल आया कि कौन सा देश करेगा। जैसे अब अगर वॉलमार्ट है, सपोज 30 कंट्रीज में स्प्रेड है, अगर वॉलमार्ट 30 कंट्रीज में स्प्रेड है तो कौन सी कंट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल ग्रुप्स, अगर पेरेंट कंपनी जिस देश में है वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, या फिर उन्होंने बोला है कि हमारी पेरेंट कंपनी रिपोर्टिंग नहीं करेगी, एक डेजिग्नेटेड एक एंटिटी को रिपोर्टिंग एंटिटी उन्होंने बोला है, वो एंटिटी जहां पे मौजूद है वो करेगी। तो हमको अगर इंडिया में अगर असेसी इज द पेरेंट कंपनी और डेजिग्नेटेड और रिपोर्टिंग एंटिटी है, अगर असेसी इंटरनेशनल ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, रिपोर्टिंग एंटिटी है, ठीक है, तो उनसे हमको इंटरनेशनल रूल्स के अंदर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट लेनी पड़ती है, रेवेन्यू की, कहां पे कितना रेवेन्यू, कितना टैक्सेबल, कितना नहीं। इस क्लॉज में टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। क्या असेसी ने सेक्शन 286 के अंदर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, सीबीसीआर बोलते हैं, सीबीसीआर रिपोर्टिंग, whether the assessee or its parent entity or alternate report is liable to furnish, क्या उनको सीबीसीआर रिपोर्ट लगती है? इफ yes, अगर लगती है, क्या उन्होंने रिपोर्ट फर्निश की, नेम ऑफ द पेरेंट, नेम ऑफ द अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर क्लॉज 43 इंटरनेशनल ग्रुप्स को लगता है, जिनकी पेरेंट कंपनी इंडिया में मौजूद है या फिर जिसकी अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में मौजूद है, उसको ये रिपोर्टिंग लगता है, सीबीसीआर रिपोर्टिंग लगता है। तो हमको ये बताना है कि सीबीसीआर रिपोर्टिंग की कि नहीं की। इसमें कोई केस आने के चांसेस मेरे को तो नहीं लगते साहब। क्लॉज 44 आखिरी क्लॉज 44, आपको ब्रेकअप देना पड़ता है। आपने जीएसटी में आपने कितना खर्चा किया, जो भी पेमेंट किया, रजिस्टर्ड लोगों को कितना पे किया और अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना पे किया, रजिस्टर्ड लोगों को कितना पे किया और अनरजिस्टर्ड। देखो इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, इनकम टैक्स और जीएसटी को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, करेक्ट। क्या करते हमारे लोग, साल के आखिरी में बहुत सारी डमी खर्चे ले लेते थे। साल के आखिरी में बहुत सारे डमी खर्चे ले लेंगे भाई, है ना, बहुत सारे डमी खर्चों को डाल देंगे। अब डमी खर्चे है तो इस पे जीएसटी, रजिस्टर्ड को पेमेंट किया आपने, किसको पेमेंट किया, सारी डिटेल्स ले रहे हैं। साल भर में कितना खर्चा किया है, रजिस्टर्ड लोगों को कितना खर्चा पे किया आपने, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना पे किया, रजिस्टर्ड में भी एग्जेम्प्ट गुड्स पे कितना पेमेंट किया, कंपोजिशन को स्कीम वाले को कितना पेमेंट किया और बाकी लोग कितना, ऐसे डिटेल्स देने पड़ते। तो आपको खर्चों का ब्रेकअप, असेसी का खर्चों का ब्रेकअप देना है हमको, ठीक है। जीएसटी खर्चों का ब्रेकअप देना है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे जाके दिक्कतें बढ़ने वाली है साहब, दिक्कतें बढ़ेगी। तो मैंने जो क्लॉजेस को इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वो क्लॉजेस पे आप ज्यादा ध्यान दें। अपना जो शॉर्टकट है वो पुराना शॉर्टकट ही रखें। 29 एक नया क्लॉज है, 29B नया क्लॉज है, 30A नया क्लॉज है, 30B नया क्लॉज है, ठीक है। फिर आपका 42 नया क्लॉज है, 43 नया क्लॉज है, 44 नया क्लॉज है। तो 7 नए क्लॉजेस है और 36A भी है, सॉरी 36A, 8 नए क्लॉजेस है। लेकिन देखो हर जगह से आपको बैकग्राउंड पता है,
बैकग्राउंड पता है, केस आएगा तो आपको क्लॉज आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, इतना बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इतना बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो आप सबसे पहले ये क्लॉज एप्लीकेबल है, क्लॉज क्या बोलता है, क्लॉज में जो सिंपल सिंपल बातें, क्लॉज क्या बोलता है, केस क्या बोलता है, कंक्लूजन, ठीक है, इतना आपको लिख कर आना पड़ेगा। जनरली 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सा क्लॉज लगेगा क्या रिपोर्ट, 2-2 मार्क के 2 भी आते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। अब ये 8 नए क्लॉजेस में से कितना पूछते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो पुराना लेक्चर है वो अच्छे से देख लीजिए, इसको देख लीजिए, पुराना जो शॉर्टकट है याद रखने का, पुराना शॉर्टकट ही रखे। ये जो नए 8 क्लॉज है इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई और शॉर्टकट आपको करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू हैव एनी एडिशनल, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 2 आपके गिफ्ट वाले हैं, 2 आपके ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हैं, 1 आपका डिविडेंड वाला है, हो गए 5, और आखिरी में 1 आपका इंटरनेशनल रिपोर्टिंग वाला है और 1 जीएसटी रिपोर्टिंग वाला है, हो गए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है।